चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं इसको, है ना। एक चीज इसमें थोड़ा सा, ये फॉर्मूले शीट में लिखे हुए हैं सब, आप लोग देख लेना थोड़ा, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख जाएगा शीट्स, है ना। ये फॉर्मूले जितने हैं देखिए शीट में लिखे हैं। कुछ फॉर्मूले जो मैं ऐड करने के लिए कहूंगा आप वो ऐड कर लो, कुछ फॉर्मूले मैं ऐड करने के लिए बोलूंगा आप ऐड कर लो। इसी शीट में लिख लेना, शीट में ही लिख लेना क्योंकि शीट आपके पास रहेगी, ठीक है। बाकी तो आप लोगों ने मैक्सिमम सारी चीजें लिख रखी है। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, और Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, N इंटू E। Q इक्वल टू क्या होता है भाई, N इंटू E। तो ये फॉर्मूला एक और बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, Ne अपॉन क्या हो जाएगा, T। जहां N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, और E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। N का मतलब क्या है, जिन्होंने सिंबल नहीं पता है वो लिख लेंगे, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये डेटा लिखते चले आप, ये सारी डेटा लिखते चले। और करंट की यूनिट क्या होगी भैया, एम्पियर होगी, या क्या लिखेंगे हम, कूलम पर सेकेंड, या क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकेंड, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड। ये शीट में ही ऐड करते चलो, शीट में फॉर्मूले लिखे ना वही लगाए हैं हमने, है ना। इसको लिखते चलो आप, इसको करते चलो, ठीक है, लिख लो भाई, डन। फिर यहां दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q, है ना, W बाई, जहां W क्या है, वर्क है, वर्क डन है, और चार्ज Q क्या है, चार्ज है। यूनिट इसकी क्या है, जूल पर कूलम या फिर क्या है, वोल्ट है, ये तो लिखा है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, VA माइनस VB होता है, इक्वल टू में क्या लिखते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलो क्या होता है भाई, W अपॉन Q। इसका भी फॉर्मूला यही होता है, इसका भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। ओम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, ये सब जानते हैं, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल है आपका, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, है ना, सब पता है आपको, पीछे हम लोगों ने पढ़ा इसको, बढ़िया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ये वर्ड आपको इसमें दिख रहा है, इसको आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्मॉल ई से भी करते हैं, इसको कैपिटल ई से भी करते हैं। कहीं कहीं सिंबल आपको ये भी देखने को मिल सकता है, या तो कैपिटल ई लिखेंगे, या तो ये वाला ई लिखा रहेगा, या तो स्मॉल ई लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहे, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए लिखा गया। कंफ्यूजन हो सकता है, सर इलेक्ट्रॉन के लिए भी ई लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए भी ई लिखते हैं, तो हम कैसे जानेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कैसे जानेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा है। तो आप ये दोनों सिंबल यूज करिएगा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए ये वाला सिंबल यूज करिएगा, या तो ये कैपिटल ई या तो फिर ये वाला ई है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए हम लोग ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई। इस स्मॉल ई से कंफ्यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को भी ई लिख रहे हैं, है ना, कैपिटल ई लिखिएगा। लेकिन ये हेडिंग करो, इसको बताते हैं है क्या, पहले समझ तो लो इसको, कॉपी में अपने लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हेडिंग कर लो, ईएमएफ, ईएमएफ हेडिंग कर लो, नोट्स में अपने लिखे, आप नोट्स में लिखिए ये चीज जो बता रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो अभी बता रहे हैं इसको नोट्स में लिखिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होता है बच्चों को, मैं क्लियर कर देता हूं ताकि मैं स्पेशली इसी को बता सकूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसी को, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसी को बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसी को लिखेंगे क्या, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। अच्छा, सर्किट के इसेंशियल पार्ट क्या क्या है जरा बताना, एक सर्किट में क्या क्या चाहिए अपने को, और क्या चाहिए भाई, कोई भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बल्ब हो जरूरी नहीं है, और क्या बताया था भाई, है ना, एक कंडक्टर होगा, वायर होगा, और क्या होगा, एक की होगा, बैटरी या सेल होगा, एक स्विच होगा आपका, है ना। अगर हम सिंपल सर्किट की बात किए थे तो चार चीजें होती हैं, क्या क्या भैया, एक सेल या बैटरी होगी, और क्या होगा, की होगा, वायर या कोई कंडक्टर होगा, और एक क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, स्विच तो रहेगी, चार चीजें होंगी। मैंने लिखवाया ना सर्किट की एसेंशियल पार्ट क्या क्या होंगे, ये सब बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, आना चाहिए आपको, ठीक है ना, ठीक है। अब लिखा ये भाई सर्किट है, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट कहां जा रही है भैया, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जा रही है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की अगर हम मूवमेंट की बात करें तो किधर से किधर जा रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा भी था साइन कन्वेंशन में कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। याद है या नहीं याद है,
अरे यार तुम लोग तो गजनी के फाइन लग रहे हो यार। अच्छा लिखो लिखो, देखो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा हमें, इस डायरेक्शन में मिलेगा। इसको नोट कर लो फटाफट, लिखो लिखो, कम से कम याद तो रहे आप लोगों को। और अगर कोई प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। जल्दी से बना लो इसको, चलो बना लो, कॉपी के राइट साइड में बना लो या लेफ्ट साइड में, जहां भी आपके पास स्पेस हो उसको बना लो। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट उसके डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो करंट क्या मिलेगा आपको, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो होगा। और प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी सेम डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर ये लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है तो करंट भी हमें लेफ्ट से राइट में ही मिलेगी। क्लियर है बात, ध्यान रखना। तो यहां देखो सेल में क्या है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, एक्सेस में है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या है, कमी है। लाइकनेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, या डिफिशियंसी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन से इधर आ रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा होगा। क्लियर है ना बात, ठीक है, ओके ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, किसी सर्किट क्या होता है, ये किसी सेल का होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चार्ज को, मान लेते हैं चार्ज क्यू लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। किसी भी 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में, मतलब मान लीजिए इस नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको उठाया, हम पूरे सर्किट में घुमाए, यहां बल्ब से होते हुए चार्ज यहां आ रहा है, फिर इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आया, फिर अंदर पॉजिटिव से किधर गया, नेगेटिव टर्मिनल पे गया। मतलब जहां से हम उठाए थे उसको वहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पूरा सर्किट घुमाने के बाद। 1 कूलम चार्ज लिया, इस नेगेटिव चार्ज से हमने नेगेटिव टर्मिनल से उठाया, यहां से लाए यहां यहां पूरी जगह सर्किट में हमने क्या किया, इसको मूव कराया, फिर क्या किए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचे, फिर पॉजिटिव से कहां पहुंचेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे। इस प्रोसेस में जितना वर्क होगा उसी वर्क को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम या थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ईएमएफ शॉर्ट में लिखेंगे। मेरी बात समझ आए, 1 कूलम चार्ज को पूरी सर्किट में मूव कराने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसी वर्क को ही क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। क्लियर है बात, लिखा जाए इसको, लिखिए जरा, लिखिए। द वर्क डन इन मूविंग, द वर्क डन इन मूविंग, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बता रहे हैं, याद करो, इसी से करना, इसी से लिखना आपको हर चीज। द वर्क डन इन मूविंग a unit charge, the work done in moving a unit charge throughout the circuit, throughout the what circuit, throughout the circuit including cell, मतलब सेल के अंदर भी है ना, समझ रहे हो ना, including cell। the work done in moving, the work done in moving a unit charge है ना throughout the circuit including cell, including cell is called electromotive force या EMF, is called electromotive force, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, EMF, is called electromotive force, या इसी को क्या बोलेंगे, EMF। कोई दिक्कत, देखो it is denoted by capital E, it is denoted by capital E, it is denoted by capital E। इसको बना लेना दोस्त, जो हमने सर्किट बनाया है ना ये साइड में, इसको बना लेना, जगह नहीं है कौन कहीं देखो। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई, अभी बताया था हमने, कैपिटल ई, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, लिख लिया। और ई इक्वल टू होता क्या है, यहां भी डब्ल्यू अपॉन क्यू ही होता है। ई इक्वल टू क्या होता है भाई, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। ये चार्ज ही है एक तरह का, कोई परेशान नहीं होना इससे। अरे आप कैपिटल क्यू लिखें स्मॉल क्यू लिखें, बात एक ही है, इससे कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है भैया। यूनिट इसकी भी क्या होगी, जूल पर कूलम, या फिर क्या होगा, वोल्ट होगा, या क्या होगा भाई, वोल्ट होगा, या क्या होगा, वोल्ट। जूल पर कूलम या इसी का क्या होगा भाई, वोल्ट होगा। इसमें 2-3 केसेस आते हैं, देखते हैं, अगर होगा तो मैं कराता हूं, अदरवाइज नहीं। हटाओ, लिख लिया भाई, हाँ हटा दिया मैंने।
क्या बताना था ना? कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीजें जिंदगी में छूट जाती हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट लिखिए, लिखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत जरूरी है। बहुत लोग इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया इंटरनल क्या होता है। इंटरनल मार्क्स आपको मिलते हैं कि नहीं स्कूल में? 20 मार्क्स होते हैं आपके, स्कूल वाले बोल के कराते हैं, उसमें प्रोजेक्ट रहता है, असाइनमेंट रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब सर्किट बना होगा ना तो ये कैसे लिखा जाएगा मैं बताता हूँ। इसी सेल के साथ ही कहीं बना रहेगा ऐसे। सब खैरियत? क्या हो गया? उसको कुछ दिक्कत उक्कत है क्या? खेलना है क्या उसको? इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब देखो, हमने कहा था जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी कंडक्टर हैं, जितने भी आपके पास कंडक्टिंग जो भी आपका मटेरियल है, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, सबसे कम रेजिस्टेंस कौन से मटेरियल का था? सिल्वर का था। सबसे हाई कंडक्टिविटी उसी की थी, याद है ना आप लोगों को? कुछ तो पढ़े हो, इसका मतलब इतनी भी मेमोरी खाली नहीं है, कुछ चीजें तो रुक जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रुक जाती हैं। नहीं बैठ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ। और 2-3 सीट लगवा दी नीचे तो फिर आराम से बैठ। मैंने, यकीन करो, मैंने ऑफिस में सोचा था, लेकिन मैं देखा जब उस वाली चेयर पे सब लेट जाते हैं तो उसको लगवा देंगे तो वहीं सोते ही रहेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, रहने देते, अभी बाद में सोचेंगे, बाद में कराएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है चलिए। एंटर बहुत जल्दी इसको चेंज करा के ना वो गद्दे वाले लगवाने वाले हैं, मतलब वो जो सॉफ्ट रहता है। हाँ सब बढ़िया। बिल्कुल। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब जो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होगा, जो सेल या बैटरी हमने यूज किया है उसका जो रेजिस्टेंस होगा, भाई उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है कि नहीं, सेल के अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब सर्किट में जो सेल या बैटरी का रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लिखो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई cell or battery in the circuit, the resistance offered by, the resistance offered by, the resistance offered by cell or battery, cell या फिर what, battery in the circuit, in the circuit, the resistance offered by cell or what, battery in the circuit is called, is called, is called internal resistance, is called internal resistance। इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर, लिखो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। और क्या होगा भाई, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर, देखो नीचे लिखो फुल स्टॉप करके। इसका, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम। सिंबल इसका भी वही होगा, कुछ अलग से बताने की जरूरत है भाई, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, कैसा भी हो सबका यूनिट ओम ही होगा। नीचे लिखो, देखो ये सर्किट के साथ हमेशा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। लिखो, लिखो इट इज ऑलवेज इन सीरीज विद द सर्किट, इट इज ऑलवेज इन सीरीज। सीरीज में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, याद है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते थे हम लोग इक्विवेलेंट, डायरेक्ट ऐड कर देते थे, डायरेक्ट ऐड करके निकल जाता था। अगर ये सर्किट के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस निकलेगा उसमें डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ में आ रहा? इसलिए लिखवा रहा है इट इज व्हाट, it is always in series with what, circuit, with the circuit, it is always in the series combination with the circuit। तो अब सर्किट को मुझे देखकर बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, यहां से बताओ। अरे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, यहां बताओ।
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि कैपिटल आर तो सर्किट का रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर किसका रेजिस्टेंस है? सेल का है। और ये क्या है, सर्किट के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सर्किट का पूरा निकाल लेंगे पहले, जो भी आएगा उसमें डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बहुत ध्यान समझना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करेगा। अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आएगी कि कब इसको ऐड करना है, कब इसको ऐड नहीं करना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़े क्या है, सर्किट देते थे, कर लेते थे। अभी क्वेश्चन करेंगे सर्किट वाले भी, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन जो मिलेगा, कहां ऐड करना है इसको, कहां ऐड नहीं करना है, ये समझना पड़ेगा। जब ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आएगा तब मुझे स्मॉल आर को क्या करना है, ऐड करना है। अभी बता देता हूं रिमार्क में। जब ईएमएफ की बात नहीं होगी, केवल पोटेंशियल की बात होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो स्मॉल आर को ऐड नहीं करना है, ये समझना। जब भी ईएमएफ की बात आएगी तो हम स्मॉल आर को ऐड करके लिखेंगे। ईएमएफ की बात नहीं आएगी, केवल पोटेंशियल की बात होगी या पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो केवल और केवल सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, स्मॉल आर को ऐड नहीं करेंगे। करना हमेशा ऐड ही है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये मत समझना कि ईएमएफ की जब बात नहीं होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ईएमएफ की जब बात होगी तो ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। करना हमेशा ऐड ही है, लेकिन कब? जब ईएमएफ की बात होगी तब। ईएमएफ की बात नहीं होगी, केवल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो स्मॉल आर को कंसीडर नहीं करना है अपने को। क्लियर है? मैं अभी बता दे रहा हूं, बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो भी आइडिया हो जाएगा अपने को। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये निकल गया। तो करंट अगर सर्किट का मैं निकालूं, अब बैटरी का जो ईएमएफ है मान लेते हैं क्या है, ई है। बैटरी का जो ईएमएफ है वो मान लेते हैं क्या है, ई है। इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो मान लेते हैं क्या है, ई है। तो लिखो करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्या ये सही है? स्मॉल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन क्या है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये ईएमएफ है, ठीक है। हमने इसको लगाया जरूर बाहर है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, इस सेल के अंदर का है, दिखाए बाहर है, बीच में थोड़ी बना देंगे ऐसे। मतलब सेल के जस्ट जो एडजेसेंट में हमारा रेजिस्टेंस बना होगा, हमें समझ जाना वो कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सेल के अंदर का है, दिखा रहे हैं बाहर, ये मत समझना कि बाहर वाला है, सेल के अंदर का है, इसलिए सेल के साथ साइड में ऐसे बना है छोटा सा, बहुत छोटा रहता है, 0.2 0.3 0.2, कभी कभी 1 आ गया, बहुत कम रहता है, बहुत कम। हाँ, ये कैपिटल आर सर्किट का होगा। सर्किट के जो कॉम्बिनेशन की अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पीछे, 2 3 3 लगे हैं, 4 4 लगे हैं, 5 5 लगे हैं, कितने भी लगे हो सकते हैं, ये सर्किट का है रेजिस्टेंस, ये सर्किट के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये रेजिस्टेंस किसका है, सेल या बैटरी जो हमने यूज किया है सर्किट में, उसका रेजिस्टेंस है। और ये हमेशा एक्सटर्नल वाली सर्किट के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, ये एक्सटर्नल वाली सर्किट के साथ हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। जब ईएमएफ की बात करेंगे तो आर ऐड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, क्या हुआ, कहां हुआ, दिमाग खिल रहा है क्या, प्रांतिका करेगी, मेरे जितना कंफ्यूजन होता है नहीं, इतना ज्यादा क्यों होता है सर, सिलेबस कम करवाइए सब करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं आएगा तो फिर मिलो उसको बताएंगे। इसलिए कह रहा हूं आराम वाले जोन से बाहर निकलो, क्योंकि आप लोगों ने पहले ऑलरेडी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना किताबों में, यूट्यूब पे जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, उससे काम नहीं बनेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हर चीज़ अच्छे से होगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इस सब चीज़ समझना अपने लिए कितना जरूरी है। मतलब मैं कहाँ देख कर बोलूँ, सोचेंगे मुझे ही बोलेंगे, भाई मैं जो बोलूंगा तो कहीं ना कहीं तो देखूंगा ना, या तो मैं इधर देख के बोलूँ, हाँ कैमरे में देखकर बोलूंगा तो जितने लोग वीडियो देखेंगे सोचेंगे हमें ही बोल रहा है, ये तो बोलेंगे कि नहीं भाई, कैमरा देखकर बोलने का मतलब जो सामने पर्सन देख रहा होगा उसी को तो बोल रहे हो आप। अब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो या मैं ऊपर देखूंगा या तो इधर देखूंगा, तब समझ आना कि सब। हाँ, अरे बेटा क्या सजेशन दिया, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, तुम जो बोलो वही करेंगे। इसको लिखा, देखो जब हम ईएमएफ की बात करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्ज, सेल की अगर बैटरी की हम बात करेंगे, सेल या किसकी बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, ये बहुत जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसी में, क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी चीजें बुक में नहीं दी हैं, फिर भी क्वेश्चन आ रहा है। अरे यहाँ तो छोड़ो, जेईई मेंस में हो जाता है भैया,
पिछली बार जेई मेंस में 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो सिलेबस में है ही नहीं। अब अच्छा तैयारी करके गया पढ़ के गया, उसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस से कट चुका है, क्वेश्चन अभी भी आ रहा है। एनसीईआरटी सबसे बोगस लैंग्वेज में लिखती है अपनी सिलेबस, एकदम घटिया। टॉपिक लिख देंगे, कितना पढ़ना ये लिखे नहीं, केवल टॉपिक लिख दिए। अब तुम समझदार हो तो कितना पढ़ लो जानो। अब क्वेश्चन इतने डायमेंशन में देंगे कि जो बच्चा केवल टॉपिक पढ़ के गया है उसका कुछ होना ही वाला नहीं है, उसका कुछ होना ही नहीं है। इसका मतलब जिसने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से देखा है, जो हर चीज समझता है, वही कर पाएगा। जो केवल टॉपिक देख के जा रहा है सिलेबस का, केवल बुक पढ़ के जा रहा है, उससे कुछ होने वाला ढंग से नहीं है। इसलिए कह रहा हूं हर टॉपिक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा तुम्हें कि कितने तरीके से इसको समझा जा सकता है, तब समझना कि पढ़ लियो हो। एक समझो गूगल ही है सिलेबस जितना लिखा है, एनसीईआरटी की बुक और ये पूरी गूगल ही है हर क्वेश्चन करने के लिए। मतलब हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे 60-70%। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो मुझे 100% क्वेश्चन आने चाहिए, तो उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उससे हटकर, तब जाकर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और तुम भी जानते हो आज के दौर में अगर 60% 70% आया तो क्या ही मतलब रह जाता है। ये तुम लोग ऐसा सोचते हो, मेरी नजर में तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गए बड़ी बात है। बाकी ठीक है। देखो यार, सेल या बैटरी की बात करेंगे। जो सेल या बैटरी का हम यूज करेंगे सर्किट में तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या होता है भाई, उसकी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा कि नहीं, वो होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे आप सेकेंडरी बैटरी यूज करते हैं, डिस्चार्ज होता है तो फिर क्या करते हैं, उसको आप चार्ज करते हैं, है ना, चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के 2 केसेस होते हैं। देखो, जब इसका चार्जिंग का केस होगा, जब इसकी डिस्चार्जिंग की बात होगी। जब हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, क्योंकि मेन हमारा यही है, इसी पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बाकी आप दोनों से सकते हैं। डिस्चार्जिंग की बात करेंगे जब आप बात करोगे चार्जिंग की। जब हमारा सेल या बैटरी चार्ज होगा तो क्या होगा, जब हम चार्जिंग की बात करेंगे। इसको ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। चलो, जब हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, ध्यान से देखना, जब आप डिस्चार्जिंग की बात करोगे तो V इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर होगा। V इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर। जहां V का मतलब क्या है, जहां V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। E का मतलब क्या है आपको पता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I क्या है आपका भैया, I क्या है, करंट है। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब डिस्चार्जिंग का केस होगा तो ये रिलेशन यूज करेंगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर। V इक्वल टू E माइनस क्या होगा, आई आर। E क्या है भैया, EMF। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, या जो एनर्जी सोर्स हमने उससे कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल है। I क्या है, करंट है। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चार्जिंग का केस होगा तो यही प्लस करके आ जाएगा, V इक्वल टू लिखो, E प्लस क्या हो जाएगा, आई आर। जब चार्जिंग का केस होगा तो V इक्वल टू क्या होगा, प्लस करके आएगा। बाकी सभी सिंबल्स का मतलब एक ही है। चार्जिंग के केस में प्लस में होता है, डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा वो ये क्या है, मैं बताऊं इसको। अब इसको देख कर थोड़ा ध्यान समझना है, एक इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहे हैं, ध्यान रखना। जब हम चार्जिंग के केस की बात करेंगे ना, जब आप चार्जिंग वाले केस की बात करोगे तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, अच्छा इसमें V ज्यादा है या E ज्यादा है, V हमें तब मिल रहा है जब E में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। तो V ज्यादा है या E ज्यादा है, E ज्यादा है। EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब ऑब्वियस समझ गए, उसमें क्या होगा फिर, कौन ज्यादा होगा, ज्यादा। लिख लेना इसको, बहुत खास है। नहीं कहेंगे हमेशा EMF ज्यादा होगा, हमेशा EMF ज्यादा नहीं होगा। हमें ये समझना पड़ेगा चार्जिंग का केस है कि डिस्चार्जिंग का केस है, ठीक है भाई। कोई चीज चार्ज कब होगी, जब उसका पोटेंशियल लेवल नीचे होगा तभी तो होगा। तो ये चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग का केस भैया, इसका जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी तो सर्किट में करंट सप्लाई होगी। फिर क्वेश्चन आता है रिलेशन निकालो। आप किसके बीच में रिलेशन निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और EMF में रिलेशन निकालो। ये डेरिवेशन भी आ जाता है कभी कभी, इसको समझना है, अपने को लिखना है, ठीक है। लिखो,
रिलेशनशिप एमंग्स, लिखो, हटाओ इसको, लिख लिया आप लोगों ने इसको, कोई दिक्कत? चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस। अच्छा, इसमें आई आर क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो चाहो तो, क्वेश्चन आता है कई बार न्यूमेरिकल में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या है क्या। हाँ, अरे यहीं खोज दो बेटा, लो भैया यहाँ बीच में खोज दो। सर मेरी कॉपी खराब कर देते हैं आप, इतना प्यार से मैंने सजाया है, किसी की शादी में गिफ्ट देंगे। अरे लिख ले कॉपी, छोड़ दे, ये अच्छा है कि ये बता के कहीं खोस खास लो उसको, वो ठीक है। शादियां अभी दूर हैं तुम्हारे दोस्त यारों की, हाँ अभी टाइम लगेगा, किसी की जल्दी तो नहीं है? नहीं हो जाए तो मैं भी बधाई भेज दूं भाई, बुके उके कुछ पोस्ट क्यों देना है? किसी मतलब मांग ही ले, लाओ दे ही दीजिए। हाँ सर दीजिए दीजिए दीजिए, लाओ देखिए देख, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर। ये जो आई इंटू आर है, ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी के टर्मिनल्स का क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेल या बैटरी का लिखा गया है, किसका लिखा गया है? सेल या बैटरी का है? सेल या फिर किसके? समझ गए? ये जो दोनों टर्मिनल बने होते हैं ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इनके बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बता रहा है। समझे? मतलब सेल या बैटरी के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज ड्रॉप है, उसको दिखा रहा है। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस बोले, इसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। मैं लिखवा दूं, दोनों कई वर्ड से बोलते हैं वो, लेकिन किसके अंदर का है ये? सेल या बैटरी के अंदर का है, ध्यान रखना, वोल्टेज ड्रॉप। सेल या बैटरी जो हमने यूज किया, उसके अंदर जो पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसकी बात हो रही है। हाँ तभी बोलते हैं बेटा, समझा? यही सब लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा, यही सब विज्ञान है, बाकी सब गणित है। मतलब सेल के अंदर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, हाँ हटा दूं? कहा सर पढ़ने के लिए हम अपना? ईएमएफ गुड़िया एक एनर्जी है। जैसे मैं पूछूं तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कहाँ है, अब ये जो हमारी शीट्स हैं, बताओ इसकी एनर्जी कहाँ है? हाँ, नहीं समझ रहे? सेल या बैटरी, ईएमएफ का मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उस सेल या बैटरी की जो एनर्जी है, उसकी बात हो रही है बेसिकली, ये समझो तुम। समझ रहे हो? एनर्जी एक तरह से समझो वो है, ठीक? कहाँ होता नहीं है, पूरे सेल में जो स्टोरेज एनर्जी है, उसकी बात हो रही है। किसी पर्टिकुलर प्लेस में जहां उसको कन्फाइंड किए होंगे वहीं होगा, बट वहां से वो स्प्रेड होगा। कुल मिलाकर समझो एक तरह का फोर्स है, जो सेल के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको पुश करेगा, ताकि वो सर्किट में क्या हो? सर्कुलेट हो। भाई सर्किट में जब चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट मिलेगा। तो ईएमएफ का मतलब एक तरह समझो फोर्स है बैटरी के अंदर, जो क्या करेगी, जो बैटरी या सेल में हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या करेगी? पुश आउट करेगी, सो दैट चार्ज पार्टिकल वहां से निकले और सर्किट में मूव करें, तभी तो सर्किट में आपको करंट मिलेगी। ये चीज है, ये समझ रहे हो? समझे? इसको लिख लिया भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े। मैं कुछ बताने जा रहा था भाई, क्या लिखा आपने? रिलेशनशिप, क्या लिखा भाई? रिलेशनशिप स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड ईएमएफ, एंड ईएमएफ मतलब कैपिटल आर, लिख लेना। रिलेशनशिप स्मॉल आर है, ये मैं लिख देता हूं भैया, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड ई। ई क्या है भाई? ईएमएफ। क्लियर है? आप लिखोगे, लिखो सिंस, सिंस
वी नो दैट, वी नो दैट, विनोद है नहीं, वी नो दैट। हाँ, वी इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस आई आर। किस केस में होता है ऐसा, डिस्चार्जिंग के केस में होता है, जब बैटरी हम सर्किट में यूज कर रहे हैं और डिस्चार्ज हो रही है, वो डिस्चार्जिंग केस में। तो यहाँ से स्मॉल आई आर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आई आर को इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या, कैपिटल ई माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल। फिर क्या होगा भाई, देखो अगर मैं v से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लूं, या मान लो v से ही डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या होगा बताओ, क्या होगा, या i से ही डिवाइड कर लो, किससे करना चाहते हो बताओ, v से करें, v से कर लेते हैं, देखो क्या आएगा। तो आई आर अपॉन क्या हो गया, कैपिटल वी, v से पूरे इक्वेशन को ही डिवाइड कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई अपॉन वी, यहां लिखा है आर, यहां जाएगा ई अपॉन वी, माइनस कितना हो जाएगा, 1। भाई ई अपॉन वी कर लिए, वी अपॉन वी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ओम्स लॉ से आप मुझे बताओ, ये लिख दे रहा हूं मैं इसको, 1 अपॉन आर। देखो क्या होता है ओम्स लॉ से, सिंस v इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो मैं आर को इस साइड ले रहा हूं, v को उस साइड ले जा रहा हूं, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी हो जाएगा कि नहीं बताओ। v इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, v इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। मैं v को इस साइड ले जा रहा हूं, आर को इस साइड ला रहा हूं, आर इधर आएगा तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, और यहां वहां आई है, ये v उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी। तो इस आई अपॉन वी की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 1 अपॉन आर। कोई दिक्कत। अब आर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, जब कैपिटल आर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ब्रैकेट में क्या आएगा, ई अपॉन वी माइनस क्या आ जाएगा बच्चा, ई अपॉन वी माइनस 1। ये है रिलेशन, लिख लो। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर, ई अपॉन वी माइनस 1। डेरिवेशन बहुत खास है, ध्यान रखना, ठीक है। यहीं से प्रूफ होता है, दैट इज, यहीं से प्रूफ होता है कि ई इज ग्रेटर देन क्या होगा, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा क्या, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। अगर रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ई अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा आएगी। भाई रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आर के साथ इनटू में लिखा है ना। अगर ये नंबर हमारा नेगेटिव आ गया, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है, तो नेगेटिव नंबर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं। इसका मतलब ई अपॉन वी की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा आनी चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा डिफरेंस। भाई इसको, इसमें से 1 माइनस करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब ई अपॉन वी की वैल्यू 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ई अपॉन वी की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे 4/3 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं डिवाइड करने पे, 5/3 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं डिवाइड करने पे, आएगा। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तभी तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, इसलिए ई किससे बड़ा हो गया, वी से बड़ा हो जाएगा। ऐसे प्रूफ होता है ये कैसे आप बता दिए कि ई वी से ज्यादा होगा, इसको मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ किया जाता है। समझ में आ रही बात अपनी, ठीक है भैया। कह देगा प्रूफ दैट ई इज ग्रेटर देन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, या रिलेशनशिप इसकी बात किया, रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात किया, इस तरह से कर लेंगे। कोई डाउट, कर लेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया, आगे बढ़े क्या, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ना तो बोल लिया करो बीच बीच में, एनर्जी ही बचा रहे हो। आया समझ में, पक्का नहीं आया, आया, आ गया मेरे स्विच, चलो। अब देखो भाई, चलो एक एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये भी खास है आपके लिए, ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मान लीजिए यहां से करंट आ रही है इस जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब क्या होता है जानते हो, इसको बोलते हैं नोड या जंक्शन, नोड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। नोड या जंक्शन का मतलब जिस पॉइंट पे एक से ज्यादा वायर क्या हो, कनेक्टेड हो, जिस पॉइंट पे एक से ज्यादा वायर कनेक्टेड हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड या फिर जंक्शन बोलेंगे। मान लीजिए यहां पर 6 एम्पियर की करंट जा रही, एम्पियर लिखा हूं यहां ना भाई, मान लेते हैं 2 एम्पियर की करंट यहां से गई और 1 एम्पियर की करंट यहां से गई।
मैं पूछ रहा हूं यहां से कितने एम्पियर की करंट जाएगी, तो क्या बताइएगा आप? भाई जितने एम्पियर करंट जा रही है आ रही है वही तो करंट इन तीनों पार्ट में डिवाइड होगी। अगर यहां से 2 एम्पियर करंट गई, यहां से 1 एम्पियर करंट गई, तो यहां से कितने एम्पियर करंट जाएगी? 3 एम्पियर। यहां कितने जाएगी भाई? 3 एम्पियर। लिख लेना, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। यहां से जाएगा 3 एम्पियर करंट, बना लेना इसको। जब भी किसी सर्किट की बात करेंगे, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो क्या चीज सेम होता है भाई, बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होगी? करंट। इससे करंट आई जा रही है तो इससे भी करंट क्या हो जाएगी? आई। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट इज सेम। करंट आई जो होती है वो क्या होती है भाई? सेम। लेकिन वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट। मतलब अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो, इसमें डिफरेंस V2 हो, तो V1 कभी V2 के इक्वल नहीं होगा। इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो। करंट दोनों में सेम जा रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या आएगा? अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा? क्योंकि V1 इक्वल टू क्या होगा बताओ? अरे V1 इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R1 होगा, और V2 इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R2 होगा। दोनों सेम है क्या? नहीं। करंट सेम है लेकिन R1 R2 डिफरेंट है ना। सेम कब होंगे ये दोनों? जब दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। R1 R2 अगर इक्वल हो गए तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। भाई V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R ही तो होता है। करंट दोनों में सेम है, अगर रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम। तो ये डिफरेंट होंगे। सेम तभी होंगे जब R1 और R2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे ये 2 ओम का होता है, ये भी 2 ओम का होता, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाता है। क्लियर है? लिख लो इसको, बना। फिर लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बताएं इसको। एसी बंद कर लें, ठंड लग रही है। आगे बैठ जाया करो तुम। तुम लोगों की स्कूल से बड़ी शिकायत रहती है, तो मैंने कहा उस शिकायत को दूर कर देंगे। बंद कर दे। अरे ठीक है, चलने देंगे, आओ आओ आओ, अरे नाराज मत। जल्दी आओ जल्दी। गुड़िया इधर ही बैठ जा, जा तू वहां। हाँ कहीं बैठ जाओ, जहां तुम्हें ठीक लगे, वहां बैठना चाहते हो वहीं बैठ जाओ। अच्छा लिखा है इसको, कर लो कर लो, कर लेंगे इसको। बोल भाई हो जाएगा। हो गया, कितना हो जाएगा? नोट 2 लिखो, नोट का 2 लिखिए भाई। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो क्या चीज सेम होगा? अरे यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा
मतलब ये V1 V2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। V1 इक्वल टू क्या होता है, V2 होता है। हाँ बच्चा नोट। तो यहां से क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2। रिलेशन क्या बनेगा दोनों में कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 बाई क्या होगा भाई, R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हमारे वायर या भी जो भी रजिस्टर होंगे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो क्या चीज़ सेम होगा दोनों में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, सेम आएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट होगा क्या, करंट क्या होंगी डिफरेंट। करंट सेम कब होगी, जब दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, करंट डिफरेंट होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम था, करंट सेम था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। इस केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करंट क्या होगी, डिफरेंट। डिफरेंस, तुम एसी के ऊपर बैठ जाओ। एसी के नीचे या हम हाँ पीछे पीछे अब यहीं बैठ जाया करो, आखिरी कल से तुम यहीं बैठ जाया करो पूर्णिमा पर, कल से तुम लोग यहीं बैठ जाना अपना, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो लड़कों को बोल रहे हैं मिलते हैं, अरे उनसे लिखा, इसको नोट किया। सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन करंट क्या रहेगा, दोनों डिफरेंट। दोनों में दोनों चीजें तभी सेम होंगी जब रेजिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम। उसके केस में भी था रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो हो जाएगा सेम, इस केस में भी रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो हो जाएगा सब सेम। मतलब अगर ये भी 2 ओम होता, ये भी 2 ओम होता तो I1 I2 भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। सपोज करो अगर यहाँ 2 एम्पियर की करंट जा रही है और ये दोनों रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं तो 1 एम्पियर करंट ऊपर जाएगी, 1 एम्पियर करंट नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, समझ जाना, कम वाले रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाएगी, ज्यादा वाले में कम करंट जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में कम करंट जाएगी, कम वाले में क्या होगी, ज्यादा करंट। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना है ना बच्चा। देखो कैसे मैं बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे है। सपोज करो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि यहाँ 2.5 एम्पियर की करंट जा रही है। कितने एम्पियर की जा रही है भाई, 2.5। 2.5 एम्पियर की करंट जा रही है तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ चला जाएगा आपका 1.5 एम्पियर करंट, यहाँ आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर करंट, ठीक है। अब जरा देखना ये रेजिस्टेंस कितना है, ये R1, ये है I1, ये है आपका I2, ये क्या है R2। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई, V1 होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम आएगा। देखो सेम आ रहा है कि नहीं भाई, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। इसमें करंट कितना जा रहा है 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है भाई इसका, मैं फार्मूला लिख दूं क्या एक स्टेप, ये समझ ही नहीं पाएंगे। अरे I1 इंटू R1 होगा, ये क्या होगा I2 इंटू R2। I1 कितना है करंट बताओ भाई, 1.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 2 एम्पियर, यहाँ I2 कितना है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है भाई 3 है। सॉल्व करो इसको, कितना आया, ये भी 3 आया, वो भी कितना आया, तो दोनों सेम आए कि नहीं आए। बस यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी। देखो ज्यादा गई है कि नहीं, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीज ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी
जो कम रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या होगा, ज्यादा जाएगा, जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें, ठीक है। एक एग्जांपल कोट कर लो, ये समझने में बड़ा हेल्प करेगा आपको, न्यूमेरिकल अभी करेंगे ना, बहुत हेल्प करेगा। लिखो आप, इसको लिख लो, लिख लो, नोट करो, ये बहुत जरूरी है। नोट किया? हटा लूं भाई, हटा दे? बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, अब तो हाथ में लगी भी है, कह भी नहीं सकते भाई, बोलते ना कि धीरे धीरे कर रहे हो, ये लगाए हो क्या? हाँ मेहंदी, समझ गई, अरे वाह। हटा दो इसको, अब तो हटा ले। देखो लिख लेते हैं तो बताते भी नहीं, काम करने लगते हैं। लिख लेने के बाद बताओगे ना। चलो लिख गोरी, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट की पूरी सीरीज तैयार कर दी आपने, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ो, ठीक है। हाँ, दो वायर हैं, इसको समझना, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन, इसमें इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या लें, क्या करें इसमें। दो वायर हैं, मान लेते दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों कॉपर वायर हैं, दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी भाई बताओ? कॉपर वायर है तो रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा? रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, लेकिन रजिस्टिविटी क्या होगी? रजिस्टिविटी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस करेगा, है ना। देखना क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अभी करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A1 है। इसका क्या है भाई, लेंथ क्या है? L1 है। रेजिस्टेंस इसका क्या है, मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1। इसका भी कर लेते हैं भाई इसी तरह से। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A2 है। इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं क्या भाई? इसका रेजिस्टेंस क्या है मान लेते हैं। तो दोनों के रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या आएगा, ध्यान रखना, दोनों के रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या आएगा? R2 बच्चा, R2/R1 लिख लो, क्या है कुछ पता ही नहीं तो कैसे ज्यादा कम कह रहे हो तुम लोग। R2/R1 इक्वल टू लिखो, R इक्वल टू क्या होता है, देखो R इक्वल टू होता है आपका रो L/A होता है ना, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब L2/L1 होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब A1 अपॉन क्या आएगा, A1 अपॉन क्या होगा, A2 आएगा। A1 अपॉन क्या आएगा, A2 आएगा। ये जरूरी है, ध्यान रखना। R2/R1 इक्वल टू क्या होगा, L2/L1 इंटू क्या होगा, A1/A2 होगा, ठीक है, लिख लेना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है, A1 A2 होता क्या है, ध्यान रखना। A1 क्या होगा भाई, πR1 का स्क्वायर, A2 क्या होगा भाई, πR2 का स्क्वायर। R1 R2 क्या है, रेडियस है किसका, फर्स्ट वायर का। R2 क्या है, रेडियस है कौन से वायर का, सेकेंड वायर का है। ये फर्स्ट वाले का है, ये किसका है, सेकेंड वाले का। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, सर्कल भाई, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एक सर्कल ही होता है ना, क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कल ही होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है? हाँ यार, ध्यान रखना। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हाँ, मैं तो यहाँ से देख ही लेता हूँ। अच्छा, इसको लिखे, बात करें इस पे आगे। हाँ, I am not your history teacher. I am just here to teach you physics. Just don't try to ask these type of questions. हैं भैया, मैं नहीं जानता। सही है। तुम कॉपी यूज कर रही हो? कॉपी की खोज किसने की? पेन किसने खोज किया? हाँ? भैया, मैं कॉन्सेप्ट के लिए हूँ। हाँ, बोलते थे अपने क्वेश्चन, हम गूगल है ये क्वेश्चन नाइन्थ भगवान ने सुन लिया कि ये नाइन्थ में ज्यादा बोल रहा है, 10th में कोई दे ही देता है। बेटा, ये गूगल पे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का मतलब है कुछ लॉजिकल, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज पूछो। अब तुम मुझसे पूछोगी कि सर मुझे ये बताओ कि इसमें कोई फैक्ट्स आपने पूछ लिया, फैक्ट रट के बैठेगा क्या आदमी? तुम्हें लगता है फैक्ट्स की कोई लिमिट है? अच्छा, हर एक फैक्ट तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा, जितना भी सर्च करोगे तुम, हर एक चीज मिल जाएगी तुम्हें गूगल पे। कौन कह रहा है यस? हाँ, मैक्सिमम चीजें। तब कैसे कह दिए? हाँ, तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा नहीं, कहीं परेशान ना हो। क्या करंट? देखो मैं बताता हूँ, देखो तुम सुनना चाहती हो सुनो, मैं बताता हूँ, इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन तुम क्या रही हो बता रहे। देख बेटा, जब आप डीसी करंट की बात करते हो तो चार्ज की सबसे पहले बात करते हैं। चार्ज का जो इन्वेंशन किया कूलम साहब ने किया, ये बात समझ रहे हो? अब कूलम भाई, चार्ज एक ही आदमी तो दे नहीं दिया, पहले किसी ने और कुछ खोजा होगा, उसने किया, इसीलिए तो चार्ज की यूनिट कूलम पढ़ते हो। जैसे फोर्स का भाई कहते हैं इन्वेंशन न्यूटन साहब ने किया, तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। वर्क के बारे में जूल, और एनर्जी की यूनिट आप जूल पढ़ते हो क्योंकि जूल साहब ने बताया। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर इसीलिए है क्योंकि एम्पियर साहब ने बताया। एम्पियर जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, जिसने जो फिजिकल क्वांटिटी बताया उसी के नेम पर यूनिट रख दिया गया, तो एम्पियर साहब ने बताया। लेकिन हम डीसी करंट की जब बात करेंगे, डीसी करंट की जब आप बात करते हो तो डायरेक्ट, जब डीसी करंट की बात करते हो तो थॉमस अल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा, बल्ब का किए। बल्ब के लिए भाई इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, उसके पहले एम्पियर साहब ने अपना काम कर दिया था, दे दिया था, बता दिया था। उसके बाद जब एसी करंट की बात करते हो तो निकोलस टेस्ला ने दिया था, जो टेस्ला कंपनी आप पढ़ते हो ना अमेरिका की, टेस्ला साहब ने दिया था। अब क्या जानना चाहते हो इसमें बताओ तुम, किसी एक का क्या बताएं इसमें हम? ये सब बहुत वो चीजें हैं, मतलब फैक्ट्स। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुलम साहब हैं, गॉस साहब हैं। कुलम साहब ने दिया, गॉस साहब ने दिया इसमें। और कुछ बताओ, जो पूछ सकते हो बताओ, तुम्हें बताओ। अननेसेसरी चीजें बहुत दिमाग नहीं लगाते, कोई मतलब नहीं। न्यूटन साहब ने बताया, लाप्लास साहब ने बताया, न्यूटन साहब ने बताया, लाप्लास साहब ने बताया। और बताओ, वेव्स के बारे में बात करें तो आइंस्टीन साहब ने बताया, मैक्सवेल साहब ने बताया। क्या क्या जानना चाहते हो बताओ? अरे मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ये सब फैक्ट्स रटवाना है। सब बताएं दुनिया, अरे ये तो मैं तो यही करते करते मैं है। हाँ, मेरा तो यही करते। इसको लिख लिया, इसको लिखा, इसको लिख लिया, लिख लिया। मेरा काम आपको समझाना ही है, आपका काम न समझना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, बढ़िया है, आप लोग जो भी करो अच्छी बात है, मेरा काम आपको बताना है। आप
आज नहीं तो कल समझ ही जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि आपका बहुत लॉस हो चुकेगा तब आप समझेंगे, लेकिन समझ तो जाएंगे नो डाउट। जिंदगी हर किसी को समझा ही देती है हर चीज। फर्क ये पड़ता है जब आदमी जब मुंह की खाता है या लॉस होता है तब समझता है। हर कोई अगर दूसरी की समझदारी से समझ जाए तो उसका लॉस बहुत कम से कम हो, ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा था अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखो, दूसरे की गलतियों को भी देखो, समझो, ऑब्जर्व करो, उससे भी सीखो। क्योंकि अगर केवल अपनी गलतियों से सीखोगे तो जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी फिर। इसलिए हर जगह से सीखो। लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि हम जब तक खुद गलती नहीं करेंगे तब नहीं समझते, तब तक क्या है क्या होता है। इसी लोग कहते हैं ना कि बादाम खाने से, घी खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, ठोकर खाने से बढ़ता है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा? नहीं तो मैं तो बस बता ही सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो आप लोग समझदार हैं। कल भी मैं बहुत देर तक समझाया आप लोगों को, कम से कम आधे घंटे। लेकिन हाँ, उसके बाद भी एक इंसान स्विच बंद कर दिया था। फिर से कोई इंसान लिए, बच्चा अब मैं क्या ही कहूँ इसमें। अब उस इंसान को मैं कहूँ या आप लोगों को कहूँ, कोई मतलब नहीं है। बच्चा देख, बच्चा बस गुड़िया बस करो, बस करिए प्लीज, बस करिए। हम जानते हैं आप लोग, हम जानते हैं आप लोगों के पास हर चीज़ का जवाब है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हम एग्ज़ाम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। भगवान आप सबका भला करें, हम करेंगे यही सब आप लोगों के पास टैलेंट रहे हमेशा, ताकि आप जीवन में खूब तरक्की करें। लेकिन मैं जिस लिए हूँ यहाँ ये बताता हूँ, लिखो आज चलो। मान लेते हैं इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ क्या है L2, इसकी लेंथ का क्या है वो n टाइम्स है। अगर किसी वायर को हमने स्ट्रेच किया, जैसे रबर बैंड होता है ना, रबर को अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो पतला होता है कि मोटा होता है? लंब लेंथ बढ़ता जाएगी, उसकी थिकनेस कम होती जाएगी, लेकिन लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हमने क्या किया, उसका जो भी लेंथ था इतना स्ट्रेच कर दिया कि उसकी इनिशियल लेंथ का क्या हो गया? n टाइम्स हो गया। इनिशियल लेंथ का कितना हो गया? n टाइम्स। जैसे मान लो इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, उसको खींच के हमने 6 सेंटीमीटर कर दिया, तो कितने टाइम्स बढ़ गया? 3 टाइम्स बढ़ गया। कितने टाइम्स बढ़ गया? 3 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R2 का, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा किसका भाई? R2 का। रेजिस्टेंस ऑफ R2 इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से लिखना भैया। R2 इक्वल टू क्या होगा भाई? n स्क्वायर R1 होगा। n स्क्वायर क्या होगा? R1। अगर खींच के उसको हमने n टाइम्स उसका कर दिया तो n का स्क्वायर करके R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नए वाले का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। एक एग्जांपल से भी बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। लिखो, और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, ये फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्ट क्या है भाई? कि L2 बाई L1 या फिर A1 अपॉन A2 ये वैल्यू n के ही इक्वल आएगी। जितने टाइम्स हमने इसको एक्सटेंड किया है उतने के ही इक्वल आएगी, ध्यान रखना। अगर किसी वायर को हमने स्ट्रेच करके, इस तरह से खींच के उसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया, पहले वाली की लेंथ का n टाइम्स कर दिया, तो जो नया वाला वायर बना वही सेम वायर है। जो नया वायर अब बन गया खींचने से, उसके मतलब स्ट्रेच करने से, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? पहले वाले वायर का n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा नए वाले का। सपोज करो, मैं समझो, अगर इसका 2 ओम रेजिस्टेंस होता, इसको हमने खींच के 6 सेंटीमीटर कर दिया, इसकी लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर थी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, अब इसका रेजिस्टेंस मैं पूछ रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मैंने बताया भी था, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटे वाले का क्या होगा? कम होगा। उसका 2 ओम है, इसका निकल के कितना आ रहा है? 18 ओम निकल के आ रहा है। मैं एग्जाम्पल से करा देता हूँ, अभी आइडिया हो जाएगा। ये सेम एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, देखो जैसा मैं बता देता हूँ। जैसे वायर है, कर लो भाई फटाफट कर लो, जल्दी से हमारे साथ ही लिख लो आप। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है भाई? 2 ओम है। इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर। इसको हमने स्ट्रेच करके क्या कर दिया हुआ? इसका लेंथ हमने 6 सेंटीमीटर कर दिया। इसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे? पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? इसका जो लेंथ है L2 L1 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा L2 होगा ना भाई, सेकेंड वाले वायर का लेंथ है ना, ये फर्स्ट वाले वायर का लेंथ है। L2 बाई L1 किया हमने तो 6/2 किए, कितना आ गया? 3 आ गया। अब न्यू वाले वायर का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है? R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। n स्क्वायर का मतलब n की वैल्यू आ गई है भाई 3, 3 का स्क्वायर, R1 कितना है? 2, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18 ओम आ जाएगा। तो न्यू जो वायर बना, इसको स्ट्रेच करने के बाद उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 ओम। तो जैसे कभी आएगा ना किसी, तभी हमने लिखा था, अब जब ओम्स लॉ लिखा था, याद है कि किसी भी वायर के फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करना है।
हमने कहा था ना उसका लेंथ नहीं चेंज करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लगाए थे ना कंडीशन वहां टेम्परेचर भी मैंने बोला था, देखो टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टेंस बदल रहा था कि नहीं, कल पढ़े ना अभी हम लोग फिजिकल, जब हमने कहा था ना ओम्स लॉ, इफ वी डू नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए कंडक्टर, फिजिकल स्टेट्स में हमने लिखवाया था लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, क्योंकि ये सारी चीजें बदलने पर रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, इसीलिए वहां पर वो कंडीशन लगाए। ठीक, क्योंकि देखो ये चीजें बदल जाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्लियर हुआ यहां तक? ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जब आपके पास रहेंगे तभी ये न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जो आज हम लोग ये शीट लगाए थे ना, इनके न्यूमेरिकल्स आपके तभी बनेंगे जब आप ये सारी चीजें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवीजन के साथ आइएगा, फॉर्मूले इसके सब देख लीजिएगा, तब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, आप सभी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके पास शीट्स हैं, आप सब जो भी है क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, जो हो जाएंगे मैक्सिमम ठीक है, अदरवाइज मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत टाइप के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इतने टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि लगभग हर एक टाइप का ले लिया है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी कैटेगरी में आएंगे, इसके ऊपर नीचे नीचे कुछ भी हो सकता है, बट ऊपर इसके कुछ नहीं है आपके लेवल पे, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग रिवाइज करके आएंगे, फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। बिना रिवीजन आओगे तो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बहुत कुछ लगने हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें रिवाइज करके आओगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, डन, रिवीजन करके आइएगा, फिर इस पर बात करेंगे। डन, ठीक है भाई, थैंक यू।